अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करें सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं? पहले हमने सेल वॉल स्टडी किया था कि इससे पहले भी हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने सेल वॉल डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? देखिए, हमारे पास प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग थी वो क्या थी? सेल वॉल थी। जबकि एनिमल सेल्स की आउटर कवरिंग क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जो है इंट्रासेलुलर स्पेस को, इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट को एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रहा होता है। किस तरह सेपरेट कर रहा होता है? एक बाउंड्री है जिसमें से अगर मेरे पास बाहर वाटर है और एक सेल है, तो वाटर जो है वो सेल के बाहर रहेगा, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होगा, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो उसकी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज या साइटोप्लाज्म होंगे। ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन जो है सराउंड करते हैं हमारे पास साइटोप्लाज्म को। अच्छा, ये एनिमल सेल में क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन होता है। जबकि अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स में जो है सेल मेम्ब्रेन क्या होता है हमारे पास? बिनिथ द सेल वॉल होता है। ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल की आउटर कवरिंग जो है वो सेल वॉल है। अच्छा, हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो कंपोज होता है डबल लेयर ऑफ स्पेशल लिपिड्स कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स। हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स की दो लेयर होती हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे होते हैं? बाई लेयर या फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, इस तरह हम इसे कह रहे होते हैं। अच्छा, हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसको जो है हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने दिया था, इन्होंने एक मॉडल दिया था जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अच्छा, ये जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का मॉडल 1972 में दिया गया था, और इसमें उन्होंने बताया था कि हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड्स या फिर हमारे पास इसमें जो है मैट्रिक्स का कंजुगेटेड ग्लाइकोप्रोटीन है। कंजुगेटेड ग्लाइकोप्रोटीन क्या होंगे? हमारे पास ग्लूकोज एंड प्रोटीन जो है वो एक साथ बॉन्ड बनाए हुए होंगे, हम इसको क्या कहेंगे? कंजुगेटेड ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या कर रहे होते हैं? फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, मैट्रिक्स एक फ्लूइड है। अब यहाँ पे हमारे पास सपोज करें कि अगर मैं किसी सीप पे जाऊँ और वहाँ पे कोई भी आइसबर्ग उसके ऊपर फ्लोट करे, बिल्कुल ऐसे ही हमें जो है ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होते हैं। हमें जो इसमें इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है, ये क्या कर रहा होता है? ऐसा लगता है कि ये एक दरिया है या समंदर है, उसके ऊपर जो है कोई चीज़ फ्लोट कर रही है, ये बिल्कुल वैसा जो है लुक दे रहा होता है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इसमें जो है वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और यहाँ से हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन की वॉल होती है वो क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। मीन्स कि कुछ चीज़ों को अपने पास से अंदर जाने देगी और कुछ चीज़ों को नहीं जाने देगी। ठीक है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन और सोडियम या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स, इसकी जो है कंट्रोल को, इसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है इनसाइड एंड आउटसाइड। किस किस की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है? हाइड्रोजन आइन, सोडियम आइन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा जो है ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स। अच्छा, इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। अच्छा, ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन होता क्या? आगे हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में। अच्छा, इसके साथ साथ जो सेल मेम्ब्रेन से क्या हो रही थी? हमारी न्यूट्रिएंट्स भी सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो रही होती है, और इसके अलावा जो है इसमें प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन भी हो रहा होता है। जब हम मूवमेंट इन अमीबा पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगी मैं आपको कि किस तरह जो है सेल वॉल से डाइजेशन इंजेक्शन होती है। अब हमारे पास है मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हमारे पास मूवमेंट किस तरह होगी? मूवमेंट हमारे पास चार तरीके से होगी अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन: डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, यहाँ पे जो मूवमेंट होगी वो किस किस चीज़ की होगी? ऑक्सीजन की हो सकती है, न्यूट्रिएंट्स की हो सकती है, या फिर एक्सक्रीटिव वेस्ट प्रोडक्ट जो कि सेल में बन गई है उसको एक्सक्रीट आउट भी तो करना है, या फिर हमारे पास कुछ आइंस की कंसंट्रेशन लाइक ऑक्सीजन, वाटर, हार्मोन्स, ईटीसी, इन सारी चीज़ों की कंसंट्रेशन हमारे पास कंट्रोल होगी। अब सबसे पहला प्रोसेस है हमारे पास डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? हमारे पास सब्सटेंस की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब हायर कंसंट्रेशन क्या है, लोअर कंसंट्रेशन क्या है? देखिए, वो चीज़ जहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट हो वो वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी है, हाई कंसंट्रेटेड। जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी कम होती जाए वो क्या है? लो कंसंट्रेटेड। पहले हम इसको समझते हैं एक परफ्यूम की एग्जाम्पल से, फिर उसके बाद जो है हमारी बुक की जो एग्जाम्पल है वो डिस्कस करेंगे। अगर मैं एक परफ्यूम का बॉक्स खोलूँ, अभी मैंने स्प्रे नहीं किया, सिर्फ खोला और हल्का सा स्प्रे करूँ, तो जहाँ पे मैं खड़ी हुई वहाँ पे भी खुशबू होगी, लेकिन जो रूम के बाहर होगा या रूम के डोर पे होगा उसको भी खुशबू आएगी। तो क्या होगा? ये क्या कर रहा है? किस तरह मूव कर रहा है? थ्रू डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो है एक एग्जाम्पल दी हुई है, आप इसकी बेस्ट एग्जाम्पल आपको समझ आएगी। जो हम कैल्सी गोली होती है उसको जो है हम टैबलेट को वाटर में जब डिप करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो क्या होता है वो कितने अच्छे से डिसॉल्व होता है। उससे क्या हो रहा होता है, हमारे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जहाँ पे हमारे पास टैबलेट होता है उससे निकल के ऊपर आ रहे होते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, लंप ऑफ शुगर को डंप किया वाटर में। जैसे उन्होंने डाला है उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल डिसॉल्व होना शुरू हुए। ठीक है। पहले कहाँ पे ज़्यादा, आप सेकंड डायग्राम देखें, पहले जो है वो एक कंसंट्रेशन है, वहाँ से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो रहा है। और एक वक्त आ रहा है वो क्या हो रहा है, पूरे उसमें डिफ्यूज़ हो जा रहा है। ठीक है। अगर मैं एक इंक ड्रॉप की एग्जांपल लूँ, उसकी एग्जांपल भी बिल्कुल ऐसे ही, आप पानी में एक इंक का ड्रॉप डाल के देखें या नील, तो वो कैसे पूरे नीचे जाता है और फिर उसके बाद जो है वो स्प्रेड होता है, डिफ्यूज होना शुरू होता है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। हमारे पास ऑस्मोसिस क्या होता है, हमारे पास जो वाटर की कंसनट्रेशन है वो हमेशा मूव करेगी डाउन कंसनट्रेशन ग्रेडियंट से। अब डाउन कंसनट्रेशन ग्रेडियंट क्या होती है, वो देखिए मेरे पास ऑस्मोसिस में दो तरह के सोल्यूशन होंगे, एक होगा डाइल्यूट सोल्यूशन, एक होगा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। अब डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूट सोल्यूशन वो सोल्यूशंस जिनके पास जो है वो सल्यूट की क्वांटिटी कम हो। ठीक है। जैसे मैं एक गिलास पानी लूँ और उसमें आधा आधा चम्मच नमक डाल दूँ, और अगर मैं एक गिलास पानी लूँ और उसमें एक चम्मच नमक डाल दूँ, तो कौन सा वाला कंसनट्रेटेड होगा, जिसमें नमक की क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब जिसमें मैंने एक चम्मच नमक डाला है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन वो जिसमें सल्यूट की क्वांटिटी कम हो, नमक क्या था, सल्यूट था। और कंसनट्रेटेड वो जिसमें सल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा हो। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या कह रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर ऑलवेज अकर डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स कि जहाँ पे हमारे पास लो कंसंट्रेशन होगी, या फिर वाटर हमेशा उस जगह से मूव करेगा जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है। अब देखिए आप नीचे वाली डायग्राम देखें, ये जो बीच से लाइन है ये क्या है। अच्छा, ऑस्मोसिस के लिए ये भी है कि यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए। ठीक है। मीन्स कि एक ऐसी मेम्ब्रेन होनी चाहिए जो अपने अंदर से वाटर को पास करे। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखें, दो बीकर हैं, सॉरी एक ही बीकर है, इसके इनिशियल कंडीशन है और देन फाइनल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन में क्या किया इन्होंने, एक मेम्ब्रेन से सेपरेट किया ऐसे, एक तरफ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन डाला और एक तरफ डाइल्यूट। अच्छा, ये कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट कैसे पता चल रहा है, जहाँ पे आपको पर्पल डॉटेड ज़्यादा नजर आ रहे हैं वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, मीन्स सोल्यूट की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा है। और जहाँ पे आपको कम डॉट्स नजर आ रहे हैं दैट्स मीन्स सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम है। यहाँ क्या कह रहे हैं, वाटर हमेशा डाउन ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से मूव करेगा। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डाउन का है जहाँ पे वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, मीन्स जहाँ पे डॉटेड कम है। तो फिर क्या हुआ, वाटर ने मूव करना शुरू किया। जब वाटर मूव करेगा तो क्या कर रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। ये मूव करके जा रहा है तो देखिए आपको नेक्स्ट फाइनल स्टेज में क्या नज़र आ रहा है कि ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे वाटर था वो सारा का सारा ऑलमोस्ट कहाँ ट्रांसफर हो गया, राइट हैंड साइड की तरफ। तो हमारे पास, अच्छा एक बात और याद रखना, ऑस्मोसिस में ऑस्मोसिस पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जिनमें हमें कोई भी एनर्जी नहीं देनी पड़े। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जो है वाटर मॉलिक्यूल को इस तरह पास करते हैं, या फिर हमारे पास डिजॉल्व सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट एंड शुगर को इस तरह पास करते हैं। आपको ऑस्मोसिस का प्रोसेस समझ आ गया होगा। इसकी डेफिनेशन में कंफ्यूज मत होइएगा, स्टूडेंट्स की डेफिनेशन में कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ लिखा हुआ है डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन ये कैसे मूव कर रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ ना वाटर ऑलवेज अकर्स डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मेरे पास मूवमेंट ऑफ वाटर डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से कहाँ से हो रही है, जहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन है वहीं से तो वाटर जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन जा रहे हैं नहीं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर ऑलवेज अगर डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे सल्यूट की बात कर रहे हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा याद रखना है वाटर, आसान तरीका ये, पानी जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ से मूव करेगा। पानी कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, तो डाइल्यूट सोल्यूशन से हमेशा जो है कंसनट्रेटेड की तरफ वाटर मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ होगी, डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ होगी। अच्छा, अब मेरे पास क्या है, ये कुछ एग्जाम्पल है कि मेरे पास आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं। ठीक है। अगर मैं आरबीसीज को तीन तरह की कंडीशन यहाँ पे गिवन है, एक है हाइपरटोनिक, एक है आइसोटोनिक और एक है हाइपरटोनिक। सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये तीनों है क्या। देखिए, हाइपोटोनिक सोल्यूशन मैं उस सोल्यूशन को कहूँगी जिस सोल्यूशन में सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, मीन्स की डाइल्यूट टाइप।
आइसोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होगा जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम होगी जैसा कि सेल में उसमें डिप करने वाली, ठीक है। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बेइंतहा ज़्यादा होती है, मतलब मोस्ट कंसनट्रेटेड। अब क्या हुआ, मैंने एक आरबीसी लिया, उसको पहले जो है मैं, तीन अलग अलग कंडीशन है, मैंने तीन आरबीसीज लिए, तीनों को जो है मैंने एक एक में डंप कर दिया। अब क्या हुआ, मैंने देखा जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन था उसमें जो आरबीसी मैंने डाला था उसके आरबीसीज का साइज बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया, अभी ऑस्मोसिस पढ़कर आए, वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वाटर जो है जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगी वहाँ से जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सॉल्ट की वहाँ मूव करेगा। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन मीन्स वाटर की क्वांटिटी सोल्यूशन में ज़्यादा है, तो इट मीन्स सेल के अंदर वाटर की क्वांटिटी कम है, सेल के अंदर सॉल्वेंट सॉरी सोल्यूट ज़्यादा है, मतलब नमक ज़्यादा है या फिर दूसरा आइन ज़्यादा है, तो क्या होगा, वाटर सेल के अंदर मूव करना शुरू कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे मुझे सेल क्या नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ भी, अपनी साइज से बड़ा। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या था, मैंने कहा था सेम कंसंट्रेशन होगी, जो सेल हम उसमें डिप कर रहे हैं उसी के कंसंट्रेशन की सोल्यूशन होगी, तो नो मूवमेंट होगी। मीन्स जब हमारे पास सेम कंसंट्रेशन के सोल्यूशन होगा तो वहाँ पे ऑस्मोसिस नहीं होगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाला है। हाइपरटोनिक, फिर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हम याद करते हैं, हमने क्या कहा था, वाटर जो है हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाएगा। अब सेल के अंदर हाइपरटोनिक सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो। अब सेल के अंदर तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, तो सेल के अंदर का जो वाटर है वो क्या हुआ, बाहर निकलना शुरू हो गया, जिससे सेल क्या हो गया, श्रिंक हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास हाइपोटोनिक, सॉरी प्लांट सेल्स की। अच्छा, अभी जो मैंने डाला था आरबीसी वो क्या था, वो एनिमल सेल था, ठीक है। इसलिए जो है ये पूरा श्रिंक हुआ, पूरा एक्सपेल हुआ, पूरा एक्सपेंड हुआ, या फिर सेम कंडीशन एज इट इज ऐसे। लेकिन अगर मैं प्लांट सेल को डालूँ तो क्या होगा, देखिए प्लांट सेल को जब मैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल रही हूँ तो क्या हो रहा है, इसकी वैक्यूल का साइज इंक्रीज हो रहा है। आप सबसे पहले आइसोटोनिक वाली कंडीशन देखिए, आइसोटोनिक कंडीशन में क्या हो रहा है, सेम कंसेंट्रेशन है, जितना बाहर निकल रहा है उतना अंदर भी आ रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब देखिए आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन पे आए, हाइपोटोनिक में क्या है, वाटर में सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, वाटर सेल के अंदर जाना शुरू करेगा। देखिए वाटर सेल के अंदर जाना शुरू कर रहा है तो क्या हो रहा है, प्लांट में एक बड़ा वैक्यूल होता है, तो उस वैक्यूल में पानी जमा होना शुरू हो जा रहा है, वो वैक्यूल एक्सपेंड होता जा रहा है, ठीक है। अब मैंने इसी प्लांट सेल को क्या किया है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डंप किया, तो वहां पे करने से क्या हुआ है, मैं देख रही हूँ कि सेल अंदर पूरा श्रिंक हो गया। क्यों श्रिंक हो गया, क्योंकि हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, मीन्स के बाहर जो सोल्यूशन है उसकी कंसेंट्रेशन क्या है, हाई है, सेल के अंदर का वाटर जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गया। क्यों हो रहा है ऐसा, ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब जब ऐसा होगा तो देखिए यहाँ पे जो है सेल की जो शेप थी वो तो है, लेकिन अंदर का मटेरियल सुकड़ गया, ऐसा क्यों हुआ, देखिए प्लांट सेल में जो है ये सेल का जो आउटर स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, सेल वॉल होता है, और सेल वॉल हम पढ़ कर आए एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, इसलिए वो एज इट इज अपनी जगह पे सिर्फ अंदर की चीज़ें श्रिंक हो गई है। जबकि एनिमल सेल में ऐसा नहीं हो रहा था, एनिमल सेल में पूरे सेल आप देखें डिफॉर्म हो गए हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, जबकि अगर मैं प्लांट सेल की एग्जाम्पल लूँ तो वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया। अच्छा, जब हमारे पास श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म हो जाए और उसमें से प्लांट सेल में से सारा वाटर बाहर आ जाए, तो इसको जो है हम इस कंडीशन को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। अब अगर मुझे इस प्लाज्मोलाइज सेल को अपने इसकी ओरिजिनल शेप में लाना है तो मैं क्या करूँगी, इसको फ्रेश वाटर में डंप कर दूँगी। अब जैसे ही मैं इसको फ्रेश वाटर में डालूंगी ये अपनी ओरिजिनल शेप दोबारा से मेंटेन कर लेगा। जब ये अपनी ओरिजिनल शेप दोबारा से मेंटेन कर ले तो फिर इस कंडीशन को क्या कहेंगे, डीप्लाज्मोलाइसिस। अब ये एक्टिविटी है, आप खुद देखिएगा, खुद परफॉर्म करिएगा, बहुत अच्छा है। अब हम आते हैं थर्ड टाइप है हमारे पास, फैसिलेटेड डिफ्यूजन। फैसिलेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, हमारे पास जो है ये स्पेशल फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन है। भाई स्पेशल फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस होंगे। वो वाला डिफ्यूजन में क्या था, जो आ रहा है सबको डिफ्यूज कर दो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्पेशल या स्पेसिफिक सब्सटेंस ही डिफ्यूज होंगे, ठीक है। अच्छा, ये स्पेशल सब्सटेंसेस कैसे होंगे, यहाँ पे हमारे पास एक कैरियर प्रोटीन होता है, ठीक है। अब जो कैरियर प्रोटीन है वो सिर्फ अपनी ही शेप को अपने अंदर इंसर्ट करेगा और उसको जो है फिर दूसरी साइड पे या अपने ही प्रोटीन को अपने साथ बाइंड करेगा कैरियर प्रोटीन, और फिर उसको सेल के अंदर ले जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की जो है फॉस्फोबायोलिपिड लेयर बनी हुई है, ठीक है। उस साइड जो है ऊपर वाली साइड पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है और नीचे वाली साइड पे जो है वो इंट्रासेलुलर स्पेस है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किस तरह होगी, आप जो ये सेकंड ग्रीन वाला ये देखें,
यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट समझ आ रहा है। आपको एक एरो भी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये वाले मॉलिक्यूल को इसके अंदर जाना है, ये क्या आएगा, आए के आके इसके साथ बाइंड होगा। यहाँ पे इसका स्पेसिफिक प्रोटीन है, इसका शेप इस तरह का बना हुआ है, नहीं गया, ठीक है। अब इसका शेप इस तरह का, अगर इसके साथ कोई दूसरा ये जो हेक्सागोनल है, अगर ये आके अटैच हो जाएगा तो ये ऐसा नहीं होगा, ये अपने साथ इसको नहीं लेके जाएगा, सिर्फ ये राउंड वाले को अपने साथ बाइंड करेगा, ये इसके साथ बाइंड होगा, ये इस तरह का शेप फॉर्म करेगा, देन जो है ये इस तरह का शेप फॉर्म करके इसको अंदर निकाल देगा, ठीक है। तो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन होती है वो इस तरह होती है, थ्रू अ कैरियर प्रोटीन, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक चैनल्स भी बने हुए हैं। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, हमारे पास जो है यहाँ पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या मतलब, हमारे पास लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जाएगा। भाई एक चीज़ पहले ही कम है, अब मैं उसको दोबारा और कम करके हाई कंसंट्रेशन पे भेज रही हूँ, तो इसके लिए तो मुझे एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या करते हैं, हम यहाँ पे इनपुट ऑफ एनर्जी करते हैं। अभी हम पीछे पढ़ कर आए थे, हमारे पास जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें हम कोई भी एनर्जी नहीं लगाते, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हम जो है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क कर रहे होते हैं, और यहाँ पे जो है हमारे पास आइंस की जो मूवमेंट होती है वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, यहाँ पे जो एनर्जी यूटिलाइज होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पे आपको जो है सोडियम एंड पोटेशियम आइंस की जो है मूवमेंट दिखाई हुई। हमें पता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर में जो है वो पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और इंट्रा सेलुलर में हमारे पास सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। अब क्या हुआ, बाहर से पोटेशियम आयन, अब बाहर जो है पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कम है, तो क्या होगा, अंदर से अगर कोई पोटेशियम बाहर जाएगा तो उसको पहले अपने साथ एक एटीपी को लगाना होगा। वो एटीपी आप पहली वाली एग्जाम्पल देखें, यहाँ सोडियम आइंस की दी है, ठीक है। इस सोडियम आइन अंदर कम है, इसको बाहर जाना है, ठीक है। ये आया एक्टिव साइट पे बाइंड हो गया, अब इसको चाहिए एटीपी, ये एटीपी आया, इसके साथ बाइंड हुआ, जैसे ही ये इसके साथ बाइंड होगा इसका क्या होगा, चैनल ओपन हो जाएगा। जैसे ही इसका चैनल ओपन होगा यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में, और ये चला जाएगा सोडियम सारा का सारा बाहर। बाहर क्या था, एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल था, वो आएगा, इसके साइड बाइंड करेगा और दोबारा से इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एटीपी में, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और किस में कन्वर्ट हो जाती है, एडीपी। अच्छा, यहाँ पे तीन टर्म्स याद कर लीजिएगा, एटीपी, एडीपी, एएमपी। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अच्छा, हमारे पास जो ए पी ये दो कॉमन है, एडिनोसिन और फॉस्फेट। ट्राई डाई और मोनो किस लिए कह रहे हैं, जैसे जैसे फॉस्फेट ग्रुप निकलता जा रहा है वैसे, अगर तीन फॉस्फेट है तो ट्राईफॉस्फेट, दो फॉस्फेट है तो डाईफॉस्फेट, और अगर सिर्फ एक फॉस्फेट है तो मोनोफॉस्फेट। ये थी सेल मेम्ब्रेन हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।